स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, देखिए लॉज ऑफ मोशन जो है इसका मतलब ये होता है, बेसिकली इसमें हमको क्या पढ़ना है, कभी भी किसी ऑब्जेक्ट का है ना अगर मोशन हो रहा है, ठीक है, तो मोशन का मतलब सीधा सीधा क्या होता है, मोशन का मतलब होता है मूवमेंट, है ना। तो मूवमेंट होने के लिए कौन कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है और उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन कौन सा लॉज उसमें आते हैं, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे हमारे इस चैप्टर में जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो देखिए कभी भी अगर हमको मोशन करना है तो उसके लिए जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है वो है हमारा फोर्स। ठीक है, आपको पता होगा फोर्स क्या होता है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। फोर्स हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है पुश, है ना, और दूसरा होता है हमारा पुल। ठीक है, अब इसमें से दोनों में से कोई भी अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे किसी भी साइड में तो हमारे ऑब्जेक्ट का मूवमेंट होगा। ठीक है, ये तो काफ़ी बेसिक सा बात है ना। फोर्स हम जब अप्लाई करते हैं तो हमारा मूवमेंट होता है ना। ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है, वो है इनर्शिया। ठीक है, क्या है हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक, इनर्शिया, है ना। तो क्या होता है इनर्शिया, आप देखिए इनर्शिया का मतलब होता है इट इज़ द प्रॉपर्टी, okay, it is the property by virtue of which any object continues its position of रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो क्या होता है इनर्शिया हमारा, इनर्शिया किसी भी से ऑब्जेक्ट का वो प्रॉपर्टी होता है जिसके वजह से अगर वो मोशन में रहेगा, है ना, ठीक है, या वो रेस्ट में रहेगा, है ना, हमेशा वो अपना जो पोजीशन है उसको मेंटेन करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो क्या लिखा है मैंने लिखा इट इज़ अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच एनी ऑब्जेक्ट कंटिन्यू इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, जैसे कि इसका क्या मतलब हुआ आप देखो, जैसे कि मान लो आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है, ये मान लीजिए कि अभी रेस्ट में है, तो अगर ये रेस्ट में है तो ये रेस्ट में कब तक बना रहेगा, ये रेस्ट में तब तक रहेगा जब तक कि हम इस पर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ये ऑब्जेक्ट कभी भी मूव नहीं हो सकता है ना। सिमिलरली अगर मान लीजिए आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है और ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है, ये मान लीजिए कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मान लीजिए कि मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये इसका जो मोशन है इसको कंटिन्यू रखने के लिए हम इस पर जो फोर्स अप्लाई करेंगे, है ना, हमारा फोर्स भी क्या होना चाहिए, ये भी हमको कॉन्स्टेंटली जब हम अप्लाई करेंगे, है ना, तभी जाके हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी को या यूनिफॉर्म वेलोसिटी को मेंटेन कर पाएगा। ठीक है, ये होता है हमारा इनर्शिया। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, व्हाट इज इनर्शिया, इनर्शिया इट इज़ द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच एनी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ओके, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मोमेंटम। ठीक है, क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, मोमेंटम, जिसका सिंबल होता है P। ठीक है, और मोमेंटम को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये बेसिकली क्या होता है, इम्पैक्ट ऑफ फोर्स होता है ना, ये क्या होता है हमारा इम्पैक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, और इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, इसको हम डिफाइन करते हैं इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ, ओके, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। क्या होता है मोमेंटम हमारा, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। तो P को हम क्या लिखेंगे, m इंटू वी, ये हो गया हमारा मोमेंटम का सिंपल सा फॉर्मूला। ठीक है, अभी आप देखो हमारा जो मोमेंटम है ना, ये इसको हम कैसे समझेंगे, जैसे कि मान लो हमारे पास ये पेन एक है ना, अब इस पेन को, है ना, इसको मैं दो केस में इसको कंसीडर कर रहा हूँ। फर्स्ट केस में मान लो इस पेन को मैंने काफ़ी जोर से किसी को मारा इस पेन से। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको,
और सेकंड केस में मैंने किसी को काफ़ी धीरे से जस्ट ऐसे पुश किया है ना। तो दोनों केस में देखो हमको मोमेंटम का इम्पैक्ट क्या होगा। फर्स्ट केस में देखो आप और सेकंड केस में पेन का मास तो सेम रहा है ना, लेकिन जब हम लोग वेलोसिटी को बढ़ा देते हैं तो इम्पैक्ट क्या होगा। जब पेन से हम लोग किसी को हिट करेंगे पेन का वेलोसिटी को इंक्रीज़ करके, तो हमारा इम्पैक्ट क्या होगा, इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा होगा। उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं ना। ठीक है, मतलब कोई एक बहुत ही कम वेट वाला ऑब्जेक्ट है और उससे भी अगर आप किसी चीज़ को काफ़ी जोर से हिट कर रहे हो, वेलोसिटी को अगर इंक्रीज़ करके हिट कर रहे हो, तो दैट इज़ कॉल्ड योर इम्पैक्ट ऑफ फोर्स और एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मोमेंटम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मोमेंटम के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है आज का न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो आप लोगों ने सुना होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, है ना। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ, ये लॉज होगा, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो देखो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन कितना इसका मोशन का लॉ है, तो 3 लॉज है। एक है फर्स्ट लॉ, ठीक है, एक है हमारा इसका सेकंड लॉ, है ना, और एक है हमारा इसका थर्ड लॉ। समझ में आ रहा है। फर्स्ट लॉ जो है न्यूटन का, जो फर्स्ट लॉ है वो उस लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। तो मैंने अभी आपको बताया लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है। एनी ऑब्जेक्ट ट्राइज टू मेंटेन इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनटिल और अनलेस इट इज़ कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। देखो इसको डिफाइन करने का बहुत सारा तरीका है डिफाइन करने का। मैंने जो फर्स्ट अभी इनर्शिया का डिफिनीशन लिखा है वही डिफिनीशन होगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। ठीक है, क्या डिफिनीशन होगा मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे। एनी ऑब्जेक्ट ट्राइज टू मेंटेन इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन until or unless it is it is affected, भी लिख सकते हो, it is affected by some external force। देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो आपको डिफिनीशन लिख के दिया था इनर्शिया का, ये हमारा फर्स्ट लॉ है। ठीक है, और जो इसके पहले मैंने इनर्शिया का डिफिनीशन लिख के दिया था आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं या इसको भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों सेम ही है। क्या लिखा है मैंने, एनी ऑब्जेक्ट ट्राइज टू मेंटेन इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनटिल और अनलेस इट इज़ अफेक्टेड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, ये हो गया हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ। मतलब कोई भी जो ऑब्जेक्ट है अपना पोजीशन ऑफ रेस्ट और मोशन को वो तब तक कंटिन्यू करेगा जब तक कि उस पर कोई भी हम एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसका मोशन को हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है न्यूटन का, ये हमको क्या बोलता है, ये हमको बोलता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ अप्लाइड फोर्स। ठीक है, बोला कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो देखो किसी चीज़ का रेट चेंज हम निकालते हैं कैसे, टाइम से डिवाइड करके। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो मोमेंटम का सिंबल p और टाइम का तो t है ना, p/t क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, लेकिन इसको हम लिखेंगे dp/dt, स्मॉल चेंज के लिए हम dp/dt लिखते हैं ना। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, ये है अप्लाइड फोर्स के, है ना। तो यही हमारा न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो dp/dt प्रोपोर्शनल टू f हो गया, ये मोमेंटम है, ये टाइम है ना। प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाएंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dp/dt इक्वल टू k इंटू f। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, k का वैल्यू यहाँ पे आप 1 पुट कर लो क्योंकि ये कांस्टेंट है। k का वैल्यू 1 पुट कर लिया मैंने, तो हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया dp/dt इक्वल टू फोर्स। ओके, लेकिन हमको पता है मोमेंटम p कितना होता है भाई, मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, अभी देखो आप, इसको हम लिखेंगे
d/dt और p के लिए हम क्या लिखेंगे, p के लिए लिखेंगे मास इंटू वेलोसिटी। आपको पता है ये मास कांस्टेंट होता है, इसको बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा m dv/dt। कांस्टेंट हम हमेशा डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है, मैंने पहले बताया आपको। और dv/dt क्या होता है, dv/dt होता है हमारा एसेलरेशन। क्या होता है, एसेलरेशन, ठीक है। तो m और dv/dt के लिए a लिखेंगे तो ये हो गया हमारा फोर्स। तो हमारा न्यूटन्स का सेकेंड लॉ का फार्मूला हम लोगों ने डिराइव कर लिया, क्या होता है, फोर्स इक्वल टू ma। ओके, ये हो गया हमारा न्यूटन्स का सेकेंड लॉ का फार्मूला। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो ये फार्मूला जो है न्यूटन, हमारा जो न्यूटन का तीनों लॉज है जो मैंने आपको यहाँ बताया था, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ, ठीक है। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ, क्योंकि ये काफ़ी, इसका एप्लीकेशन जो है वो बहुत सारा है। ओके, तो आप इसको ध्यान से देखो, है ना। इसको ये वीडियो को, चूँकि ये बहुत ही बेसिक है, तो आप इसको एक बार मेरा वीडियोज़ को देखो आप, और देखने के बाद एक बार मैं आपको PDF प्रोवाइड करूँगा, तो PDF को एक बार पढ़ो, तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, ठीक है। लेकिन इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देखो 1-2 बार, तब जाकर समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।